हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप डेली बिहार करंट अफेयर्स देख सकते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। इसमें दोस्तों 6 अखबारों का निचोड़ रहता है, जिसको पढ़ने के बाद आपका एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। दोस्तों, बिहार का ऐसा करंट अफेयर्स आपको कोई नहीं देगा। दोस्तों, इसमें बहुत ही देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत करके, अध्ययन करके आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया जाता है, और ये आप कोई भी एग्जाम देंगे उसमें इससे बाहर एक भी बिहार करंट अफेयर्स नहीं रहेगा। चाहे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी दोस्तों, सबका निचोड़ आपको दिया जाता है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला सोन जैव विविधता पार्क पार्क या बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है? पार्क नहीं दोस्तों, पार्क होगा। बिहार के भोजपुर जिले के दोस्तों कोइलवर के बहियारा प्रखंड में बिहार का पहला सोन जैव विविधता पार्क या बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, अपनी प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी घोषणा भी करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। तो इसको याद रखिए दोस्तों, बिहार के भोजपुर जिले के कोइलवर के बहियारा प्रखंड में बिहार का पहला सोन जैव विविधता पार्क या बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, भोजपुर जो जिला है वो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पटना प्रमंडल में 6 जिले पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, नालंदा और कैमूर आता है। भोजपुर जिले का गठन 1972 में हुआ था। भोजपुर जिला जो है दोस्तों, भोजपुर जिला में जो जगदीशपुर है वो वीर स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्म स्थल के प्रसिद्ध है, जिन्होंने दोस्तों बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। भोजपुर जिले का मुख्यालय आरा है। कुल जनसंख्या यहाँ का 27,28,407 है। जनसंख्या घनत्व 1139 है। लिंग अनुपात 907 है। साक्षरता दर 70.47% है। तो दोस्तों, इसको याद रखिए, बिहार का पहला शून्य जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पार्क जो है भोजपुर जिले में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान किस जिले में शुरू हुआ है? तो दोस्तों, भागलपुर में। केंद्रीय स्वास्थ्य व रसायन व उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने ऑनलाइन माध्यम से बिहार के भागलपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट भागलपुर और राज्य के पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर का उद्घाटन किया है। सीपेट भागलपुर देश का 49वां प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बन गया है। भागलपुर प्रमंडल तथा जिला भी है। इस प्रमंडल में 2 जिले भागलपुर तथा बांका आते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान भागलपुर में शुरू हुआ है। भागलपुर की जनसंख्या 30,37,666 है। जनसंख्या घनत्व यहाँ का 1182 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 880 है। साक्षरता दर 63.14% है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन काल में भागलपुर अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। भागलपुर जिला रेशम उद्योग से जुड़ा हुआ है और पूरे भारत में अपने तसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। रेशम के कीड़े द्वारा प्रसिद्ध तसर रेशम का उत्पादन भी होता है, जिससे तसर साड़ी का निर्माण होता है। सिल्क इंस्टीट्यूट ऑफ कृषि विश्वविद्यालय शहर में स्थित है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार पटना में आयोजित 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का बैठक का उद्घाटन जो है ओम बिड़ला ने किया है। देखिए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला ने 20 जनवरी 2025 को पटना में बिहार में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। बिहार 43 साल बाद तीसरी बार अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 2 दिवसीय यह सम्मेलन भारत के 56 विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों को एकजुट करेगा। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पीठासीन अधिकारी और उपाध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस सम्मेलन का विषय है संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संसद और राज्य विधानसभाओं का संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में योगदान। वहीं 21 जनवरी 2025 को सम्मेलन के समापन सत्र को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला संबोधित करेंगे। इस अवसर पर बिड़ला संसदीय प्रक्रिया पर एक महत्वपूर्ण किताब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट के 8वें संस्करण का भी विमोचन करेंगे। बिहार विधानसभा में कुल सीट 243 है। बिहार विधान परिषद में कुल सदस्य 75 हैं। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। बिहार से राज्यसभा के 16 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति की कुल संख्या बिहार में 38 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की कुल सीट 2 है। लोकसभा में बिहार से अनुसूचित जनजाति की 6 सीटें आरक्षित हैं। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता बढ़कर 27 हो गई है। देखिए दोस्तों, 2022-23 में बिहार में प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता 25 थी, लेकिन जो है 2023-24 में मामूली 27 हो गई है। ठीक है,
देश में प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता 103 है। तो अभी दोस्तों हम लोग लगभग बहुत पीछे हैं राष्ट्रीय आंकड़े से। बिहार में 2023-24 में कुल अंडा उत्पादन 344 करोड़ हुआ है, जबकि 2022-23 में कुल अंडा उत्पादन 327 करोड़ हुआ था। लगभग 17 करोड़ अंडा उत्पादन में वृद्धि हुई है। देश के कुल अंडा उत्पादन में बिहार का योगदान मात्र 2% है। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, यह देश के 20% अंडा का उत्पादन करता है। बिहार की पशु एवं मत्स्य मंत्री रेणु देवी है। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं। बिहार की लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। बिहार में चावल उत्पादन सर्वाधिक रोहतास जिले में होता है। गेहूं उत्पादन में भी रोहतास जिला आगे है। मक्का उत्पादन में कटिहार जिला प्रथम स्थान पर है। पटना जिला में सर्वाधिक दलहन उत्पादन होता है और गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण जिला प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में स्थित वीरपुर से हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों सुपौल जिले के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान सुपौल जिले के वीरपुर एयरपोर्ट से छोटे विमान 20 सीटर विमानों की शुरू करने की दिशा में कदम उठाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान सुपौल जिले को 289 करोड़ की 210 योजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया है। सहरसा जिला कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा है और सुपौल भी दोस्तों कोसी प्रमंडल के अंतर्गत। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले सहरसा, सुपौल तथा मधेपुरा आता है। सुपौल नेपाल देश से सीमा बनाता है। कोसी नदी के कारण यहां पर हर एक साल बाढ़ आता है। दोस्तों ये जिला बाढ़ प्रभावित है। कोसी नदी नेपाल काठमांडू के गोसाई धाम से निकलती है। मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात यह नदी बिहार का शोक नदी कहलाती है। यह बिहार के जो उत्तरी जिले हैं उनके लिए शोक है। यह सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया में प्रवाहित होती है। कुर्सेला के निकट गंगा में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। जनवरी 2025 तक के रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में बिहार पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर आया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बिहार ने आयुष्मान कार्ड बनाने में देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अब तक 3.67 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान तथा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। बिहार में 8.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। खो खो की पहली वर्ल्ड चैंपियन किस देश की मेंस विमेंस टीम बनी है? तो दोस्तों भारत की मेंस और विमेंस टीम ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप जीत लिया है। इंडिया विमेंस ने खो खो वर्ल्ड कप में लगातार 6 मैच जीते और टाइटल भी जीता है। 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दोनों कैटेगरी के फाइनल खेले गए। विमेंस टीम ने नेपाल को 78-40 के बड़े अंतर से हराया। वहीं मेंस टीम ने भी नेपाल को 54-36 के अंतर से हराया है। खो खो वर्ल्ड कप 13 से 19 जनवरी तक नई दिल्ली में खेला गया। भारत की दोनों टीमें टूर्नामेंट में अजय रही। वहीं नेपाल की दोनों टीमों को भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। प्रतीक वैकर की कप्तानी में भारत की पुरुष टीम ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप जीता है। साथ ही प्रियंका इंगले की कप्तानी में भारत की महिला टीम ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप जीत लिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं वार्षिक बैठक कहां शुरू हुई है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड के दावोस में। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं वार्षिक बैठक 20 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव स्विट्जरलैंड के दावोस में आज से शुरू हो रहे विश्व आर्थिक मंच 2025 में हिस्सा लेंगे। 5 दिन की इस आयोजन में समावेशी विकास, डिजिटल क्रांति के भारतीय मॉडल का विशेष रूप से उल्लेख होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल, नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री राज्य मंत्री जयंत चौधरी के साथ इंडियन डेलीगेट का नेतृत्व करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, जलवायु परिवर्तन और एआई सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें अमेरिका के निर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की समेत विभिन्न देशों के 60 सर्वोच्च नेता संबोधित करेंगे। विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर लाभकारी और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसके मौजूदा अध्यक्ष और सीईओ बोर्ज ब्रेंडे हैं। टाटा मुंबई मैराथन का 20वां संस्करण का उद्घाटन सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल ने किया है। टाटा मुंबई मैराथन का 20वां संस्करण 20 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर के 65,000 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से स्पोर्ट्स गन चलाकर मैराथन के एलिट भाग को हरी झंडी दिखाई है। राधाकृष्णन ने दिव्यांगों के लिए चैंपियंस विथ डिसेबिलिटीज दौड़ और वरिष्ठ नागरिकों के लिए दौड़ को भी हरी झंडी दिखाई है। इरिट्रिया के बरहेन टेस्फे ने पुरुषों की दौड़ जीती और केनिया की जॉयस चेपेकमोई टेली महिलाओं की एलिट दौड़ की विजेता रही।
भारत की ओर से अनीश थापा पहले स्थान पर है, जबकि महिला रेस विजेता निर्बाबेन ठाकुर रहे। मुंबई मैराथन का 20वां संस्करण सितंबर में होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की क्वालिफायर दौड़ थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बनाए गए हैं। असम के पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 19 जनवरी 2025 को सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में असम के डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बलों में से एक और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और उग्रवाद से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम पारित होने पर इसका वर्तमान नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मिला है। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो दोस्तों उर्वशी सिन्हा ने। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम की प्रतिष्ठित फैकल्टी सदस्य हैं, को कैम्ब्रिज यूके में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। आरआरआई के क्वांटम सूचना और कंप्यूटिंग लैब के प्रमुख के रूप में प्रोफेसर सिन्हा ने क्वांटम संचार, कंप्यूटिंग और ऑप्टिक्स में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रोफेसर सिन्हा भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन में एक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। यह पहल देश को वैश्विक क्वांटम नवाचार में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई भी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के पद में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें शपथ दिलाई। ट्रंप से पहले जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। समारोह में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत 700 से ज्यादा लीडर्स और हस्तियां मौजूद रहे। आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जॉयंट्स के नए कप्तान ऋषभ पंत बने हैं। ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जॉयंट्स के नए कप्तान होंगे। वे केएल राहुल की जगह लेंगे। पंत दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी संभाल चुके हैं। फ्रेंचाइजी ने नवंबर 2024 के मेगा ऑप्शन में पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा था। वे आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बने थे। एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने कहा कि पंत आईपीएल के सबसे बेहतरीन कप्तान बन सकते हैं। बीसीसीआई प्रमुख रोजर बिन्नी, आईसीसी प्रमुख जय शाह हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के लिए आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया? तो दोस्तों गुजरात ने। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया? तो पंकज मिश्रा ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा संकटग्रस्त फिलिस्तीनी पट्टी में चल रहे युद्ध पर एक ग्रंथ है। मिश्रा एक पुरस्कार विजेता निबंधकार और 9 काल्पनिक और गैर काल्पनिक पुस्तकों के लेखक हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया, यानी कार्बन तटस्थता? तो आइसलैंड के साथ उत्तराखंड के 40 स्रोतों पर भूतापीय ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए अब आइसलैंड के विशेषज्ञ अध्ययन करेंगे। शुक्रवार को उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड की कंपनी वर्किस के बीच उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण और विकास के संबंध में समझौता हुआ। उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड की कंपनी के साथ किया समझौता। उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आइसलैंड के साथ सहयोग शुरू किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। तो दोस्तों 11, 20 और 21 जनवरी 2025